अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मिल्कीपुर में आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया और आज प्रचार के आखिरी दिन मिल्कीपुर के मैदान में उतरे खुद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। कल इसी मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ थे और आज अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बड़े छोटे नेता मिल्कीपुर में डेरा डाले हैं और समाजवादी पार्टी के भी तमाम छोटे बड़े नेता प्रदेश भर से मिल्कीपुर में डेरा डाले हैं। इससे आपको अंदाज हो गया होगा कि मिल्कीपुर का उपचुनाव कितना जटिल है और दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है और दोनों पार्टियों के दोनों सबसे बड़े चेहरों के लिए नाक का सवाल है। योगी आदित्यनाथ के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी। अखिलेश यादव ने आज कहा भी कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले का ये आखिरी चुनाव है, इसमें पूरी ताकत लगा दो क्योंकि यहीं से संदेश जाएगा। और योगी जी कल बोल के आए थे मिल्कीपुर में यही कि मिल्कीपुर से संदेश जाना चाहिए कि परिवारवादी पार्टी को जनता अस्वीकार करती है। योगी ने कहा कि ये चुनाव राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच का चुनाव है, बीच का मुकाबला है। अखिलेश यादव ने भी आज खूब कटाक्ष किए, खूब हमले किए, धारदार भाषण दिया और उन्होंने एक वादा भी किया कि जब हम अगर 27 में सरकार में आए तो हम अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे। अयोध्या जीतने का नैरेटिव समाजवादी पार्टी ने सेट किया था जब वो फैजाबाद लोकसभा सीट जीती अवधेश प्रसाद के रूप में, तो सपा ने उसको इस ढंग से प्रचारित कर दिया देश भर में कि मानो उसने अयोध्या के आंदोलन को ही खारिज करवा दिया, अयोध्या के आंदोलन को ही नेपथ्य में डाल दिया, राम मंदिर को ही नेपथ्य में कर दिया। वो ऐसा नहीं था। अयोध्या में भगवान राम की महिमा अलग विषय है और चुनाव में जीत हार अलग विषय है। जब मित्रसेन वहां से कई बार सांसद चुने गए तो ऐसा थोड़ी था कि राम के प्रति आस्था कम हो गई या राम मंदिर की चाहत कम हो गई, नहीं ना। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि मानो राम मंदिर ही खारिज हो गया, आंदोलन ही खारिज हो गया। और अखिलेश जी ने अवधेश प्रसाद का पार्लियामेंट के प्रांगण में हाथ उठाकर कहा था ये अयोध्या के नए नरेश हैं। तो अवधेश प्रसाद नए नरेश हो गए अयोध्या के। अब नए नरेश के साहिबजादे लड़ रहे हैं मिल्कीपुर, अजीत प्रसाद। तो इस नाते बाप की भी प्रतिष्ठा दांव पर, पार्टी की भी प्रतिष्ठा दांव पर और मसला अयोध्या का है, इसलिए अखिलेश जी की प्रतिष्ठा भी दांव पर। और भारतीय जनता पार्टी को इस नैरेटिव से लड़ना है। भाजपा को पता है कि फैजाबाद लोकसभा सीट हारने का संदेश क्या गया और कहां कहां तक गया। दुनिया भर में इस बात पर चर्चा जरूर हुई जून में जब लोकसभा के परिणाम आए कि आखिर फैजाबाद लोकसभा सीट भाजपा की कैसे हार गई। ये ठीक है कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अधीन जो विधानसभाएं आती हैं उनमें जो अयोध्या विधानसभा है, उस पर्टिकुलर अयोध्या विधानसभा में भाजपा के उम्मीदवार को सपा के उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में पूरे में हार गई भारतीय जनता पार्टी। उस दिन से
भाजपा ने भी हाथ में सरयू का जल और तुलसी का पत्ता लेके संकल्प ले लिया कि नहीं, मिल्कीपुर जीतना है, हर हाल में जीतना है। और समाजवादी पार्टी इस बात के लिए प्राणपण से लगी हुई है कि जो नैरेटिव लोकसभा के चुनाव में बना है वो खंडित ना हो जाए। अगर सपा मिल्कीपुर हारती है तो अवधेश प्रसाद का जो एक उनका जो एक पोस्टर बॉय वाली इमेज बनाई थी समाजवादी पार्टी ने, उस इमेज को बड़ा धक्का लगेगा। और हमने अयोध्या जीत ली, फिर इस ढंग का प्रचार नहीं कर पाएगी समाजवादी पार्टी। इसलिए अखिलेश यादव उतरे और अखिलेश जी के जाने से 2 दिन पहले डिंपल यादव मिल्कीपुर थी और उन्होंने एक बड़ा लंबा रोड शो किया था। तो आप सोचिए, जिस बाई इलेक्शन में अखिलेश जी और डिंपल जी दोनों हैं और भाजपा ने तो आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है कि आप मिल्कीपुर छोड़िए नहीं, यहीं डेरा डालिए, यहीं कैंप करिए, एक एक मोहल्ले में जाइए, एक एक गली में जाइए, एक एक दरवाजा खटखटाइए। तो इतनी सघन लड़ाई है, इतनी कांटे की लड़ाई है मिल्कीपुर में। और 2 चीजें और हैं मिल्कीपुर में। एक, समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी के और उसके सहायक के ऊपर एक दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा, मुकदमा चल रहा है, वो जेल में है, मोईद। वो विषय भाजपा ने अपनी हर सभा में उठाया है और मुख्यमंत्री जी ने भी उठाया कई बार। और एक घटना अभी 2 दिन पहले घट गई कि अयोध्या में ही एक दलित बच्ची के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया और उसके साथ नृशंसता की गई, बर्बरता की गई उसकी देह के साथ, जिसको लेकर अवधेश प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगे थे। आज अखिलेश जी ने भी उसका मसला उठाया। तो उस पर शासन का जवाब यह है कि 3 अपराधी पकड़ लिए गए हैं, 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं जिन्होंने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, हैवानियत की थी, राक्षसी पाशविक कृत्य किया था। 3 लोग पकड़ लिए गए हैं। ये दोनों चीजें, ये दोनों घटनाएं भी, चूंकि महिला के सम्मान से जुड़ी दोनों घटनाएं हैं, महिला के विरुद्ध अपराध से जुड़ी घटनाएं हैं, इनका भी मिल्कीपुर के चुनाव पर कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। अब वो किसके लिए पॉजिटिव, किसके लिए नेगेटिव, ये देखना होगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले इस रिपोर्ट को देखिए और फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि 3 दलीय उम्मीदवार हैं मिल्कीपुर में और तीनों पासी हैं एक ही जात से। ये भी अजूबा है मिल्कीपुर में। तो इस अजूबे को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर का यहाँ पर समाजवादियों का कुंभ हो रहा है, जो मिलन का कुंभ है। ये एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है। तो कितना भी गिड़गिड़ाए आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। आखिरकार मिल्कीपुर का चुनावी दंगल तमाम दावे और मुद्दों के साथ उस मोड़ पर आ गया है जहां जीत की चाबी अब जनता के हाथ में है, क्योंकि 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर के उपचुनाव में 3 फरवरी को प्रचार प्रसार भी थम गया। हालांकि प्रचार भले ही थम गया हो, सियासी संग्राम अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रचार के आखिरी दिन रण में उतरे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस रण को और रोचक बना दिया। कुंभ जो हो रहा है, जहां पर लोग जगह जगह से, पूरी देश से लोग चल करके आए थे, एक वो कुंभ है
और दूसरा मिल्कीपुर का यहाँ पर समाजवादियों का कुंभ हो रहा है। और ये जो हमारे मिलने का, एक दूसरे के साथ खड़े होने का जो मिलन का कुंभ है, ये एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेगा। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। प्रचार के आखिरी दिन मिल्कीपुर में अखिलेश यादव के निशाने पर जहां सीएम योगी और सरकार रहे, वहीं प्रचार के आखिरी दिन से पहले सीएम योगी ने भी मिल्कीपुर में माहौल गरमा दिया। महाकुंभ से लेकर राम मंदिर तक, मोहित खान से लेकर माफिया तक लगातार सपा पर घेरते रहे सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को गाजी और पाजी प्यारे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ा है आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। पहले दिन से ही दिलचस्प रहे मिल्कीपुर के दंगल में जाति के जज्बात भी जोरों पर रहे हैं। सपा के साथ साथ सभी दलों ने पासी प्रत्याशी पर ही दाम लगाया है, तो वहीं अब दलित बेटी के साथ हुई विभत्स घटना के बाद भी सियासी बवाल मचा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद तो मीडिया के माइकों पर रोते हुए नजर आ रहे हैं, और तो और मिल्कीपुर में भी पोस्टर लग गए कि आंसुओं का होगा हिसाब, मिल्कीपुर की जनता देगी जवाब। हम दोहरा करेंगे, हमने संकल्प कर लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए 403 में जीत जाएगी तो गलाडनी से संघर्ष नहीं। लेकिन इसलिए आपसे प्रार्थना है, ये कोई जज्बाती भाषा नहीं है, आप सबके आभारी रहेंगे जिंदगी भर के लिए। और हमने अपने ये माननीय अखिलेश जी ने अजीत को टिकट दिया है, ये मेरा बेटा है, लेकिन मैंने सौंप दिया है आपकी सेवा के लिए, आपके साथ रहेगा, काम करेगा। बहरहाल मिल्कीपुर की महाभारत में सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने भी चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है। वहीं सपा के बादी सूरज चौधरी को चंद्रशेखर आजाद ने टिकट देकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन पासी बनाम पासी प्रत्याशियों की लड़ाई में यहां अगड़ों का भी अहम रोल है। कुल मिलाकर सपा के लिए जहां लोकसभा चुनाव के बाद मिल्कीपुर सीट जीतना अग्नि परीक्षा है, तो वहीं बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने का मौका। ऐसे में सवाल यही है कि मुहाने पर मिल्कीपुर का उपचुनाव किसका मजबूत दिख रहा है दांव। अयोध्या न काशी, पासी की काट पासी। मिल्कीपुर का कुल जमा समाजशास्त्र ये है
मेहमानों साहब का परिचय करा दे। रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी साहब का बहुत स्वागत है। अब्बास गाजी हैं, नेता हैं आज़ाद समाज पार्टी के, अब्बास गाजी का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष जी, अखिलेश जी भी कह रहे हैं ये चुनाव नहीं चुनौती है, और भाजपा भी इसको इसी अंदाज से लड़ रही है कि चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का रण बड़ा हो गया क्योंकि उसका संदेश बड़ा है, एक तो अयोध्या के कारण, और दूसरा आज जैसे अखिलेश यादव कह रहे थे कि 27 के चुनाव से पहले ये आखिरी चुनाव है, इससे संदेश जाएगा। मनीष जी। अमिताभ जी, आज जैसे अखिलेश यादव जी कह रहे थे, अगर चुनाव से संदेश जाएगा तो जिससे पहले जो 9 सीटों का चुनाव हुआ उससे भी संदेश जाएगा। संदेश इस चीज से भी जाएगा कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसी उपचुनाव में अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव दोनों प्रचार कर रहे हैं। संदेश इस बात से भी जाएगा कि आज अखिलेश जी मिल्कीपुर होके लौट आए हैं, भगवान राम के दर्शन करने का उन्हें समय नहीं मिला। संदेश इस बात से भी जाएगा कि सांसद जी कल रो रहे थे, बहुत जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन इससे पहले भी कोई अपराध हुआ था, उस पे आंसू नहीं आए, उस पे इस्तीफा देने की बात नहीं आई। तो क्या चुनाव से पहले कोई अपराध होगा उसी पे इस्तीफा देंगे, उसी की जांच की मांग करेंगे? उसके अलावा जो घटनाएं होंगी उस पे जांच की मांग नहीं करेंगे। संदेश बहुत चीजों का जाएगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पे परिवारवाद का जो मुद्दा उठाया है, संदेश उससे भी जाएगा कि उनकी सीट है तो उनको ही मिलेगी। अगर अखिलेश यादव जी यहाँ है तो उन्हीं को आगे मुख्यमंत्री बनना है, अगर कभी बनना है तो। संदेश बहुत सी चीजों का जाएगा, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन ये चीजें बिल्कुल साफ होती जा रही हैं कि कौन किसके पक्ष में है। अगर आप अयोध्या तक जाके दर्शन नहीं करते हैं तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये जनता फैसला करेगी। अब्बास गाजी साहब, आपकी पार्टी की क्या स्थिति है? मिल्कीपुर में क्या तैयारी है? आज तो प्रचार बंद हो गया, परसों तो वोट है, 8 को नतीजा आ जाएगा। दो बड़ों की लड़ाई में आपने भी अपना उम्मीदवार उतारा, और आपने कहा ना जो दोनों ने जिस जात का उम्मीदवार उतारा उसी का हम उतारेंगे। पासी पासी पासी, तो ट्रिपल हो गया पासी का मामला, है ना, तिकड़ी। तो उस पासी की तिकड़ी में स्थिति क्या है आपकी पार्टी की अभी? देखिए, मैं बताऊं आपको, हमारा संगठन जमीनी स्तर पे बहुत मजबूत है। आपको पता होगा भीम आर्मी जो है वो आपको हर जगह मिलेगी, हर गांव में मिलेगी, हर बूथ पे मिलेगी। भीम आर्मी जो है ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। जैसा अब आपको पता है कि 29 तारीख को, पिछले महीने की 29 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने मिल्कीपुर में आके जनसभा को संबोधित किया था, और वहां पे काफी तादाद है, बड़ी संख्या में लोगों ने उस जनसभा में आने का काम किया था। और सारे मुद्दों को चंद्रशेखर जी रख के गए हैं कि किस तरह से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरह से दलितों की बहन बेटियों के साथ दिन ब दिन अयोध्या के अंदर। जी, दोबारा भी आए मिल्कीपुर चंद्रशेखर या नहीं, या एक ही बार संदेश दे दिया कंप्लीट? जी, एक ही बार संदेश दे दिया, बाकी तो हमारे जैसे लोग और पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता दिन रात मिल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब योगी आ सकते हैं, अखिलेश यादव आ सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर बड़े नेता वो एक ही बार आएंगे, वो दे दिया, फिर बाकी बच्चे लड़ेंगे और क्या। अब गुरु कहाँ तक आएंगे? हमारे यहाँ फरुखाबाद में जोशी जी बसंत पंचमी पे पतंग उड़ती थी, तो गंगा के इस तरफ एक पार्टी खड़ी हो जाती थी, दूसरी पार्टी दूसरी तरफ, और अपनी अपनी पतंग करो। तो चेले पतंग बांधते थे, कन्ने अन्ने पर उड़ाते थे, लंबी करते थे। जब पतंग दोनों साइड की एक सर्टेन दूरी तक चली जाती थी आकाश में, तो उस्ताद खड़े होते थे पेश लड़ाने के लिए। काटी या कट गई, चेलों से कहते थे अब इसकी डोरी लपेट लो। मुझे लग रहा है कि भीम आर्मी उसी अंदाज में आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है कि भाई एक बार हम आ गए, बता दिया, मंत्र दे दिया, बाकी बच्चे हैं, वीर तुम बड़े चलो। खैर, जोशी साहब, आपके जो पोस्टर बॉय हैं उन्होंने तो बड़ी कड़ी प्रतिज्ञा कर ली। वो उस पर अमल करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उनने कह दिया कि अगर अजीत हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मामला तो गंभीर हो जाएगा नहीं? देखिए, मैं बात वहां से शुरू करूंगा जहां आदरणीय योगी जी ने जो आरोप लगाया। उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाने का काम करा। मुझे लगता है अगर परिवारवाद की कोई
सबसे बड़ा उदाहरण इस देश में तो आदरणीय योगी जी हैं। अपनी मामा की कृपा से मठ के अध्यक्ष बनते हैं और उन्हीं की कृपा से सांसद बनते हैं, तो उनसे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। वो हमारे नेता ने भी आज कहने का काम करा है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो ये चुनाव जो आज अखिलेश जी ने कहा है, हम लोग लड़ रहे हैं वहां के प्रशासन से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई है और प्रशासन आमने सामने आ गया है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और हम दे रहे जो प्रचार गाड़ी हमारी जो पास थी चुनाव आयोग के द्वारा, उसको भी वहां के लोकल अधिकारी पुलिस के द्वारा रोक दिया गया, प्रचार करने से मना कर दिया गया। और आज किस प्रकार माननीय अखिलेश यादव जी की सभा को रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए किस प्रकार प्रशासन आ गया है, आज वो चित्र भी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में जा रहे हैं। लेकिन लड़ाई बड़ी है, समाजवादी लोग पहले भी लड़े हैं, आज भी लड़े हैं। और इस क्षेत्र से मिल्कीपुर के क्षेत्र को, जो कि मित्रसेन यादव जी की धरती है, इसने आशीर्वाद देने का काम करा है समाजवादियों को। और मैं पूर्ण आश्वस्त बैठा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी वहां पर जब 8 तारीख को परिणाम आएगा, वो जीतने का काम करेगा। और हमने अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करा है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो शासन हो, हम लोग उनसे लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये तो जनता की अदालत में और किस मुद्दे के साथ गए वो बार बार उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे हम लोग समाजी न्याय, जाति जनगणना की लड़ाई को लड़ रहे हैं और पीडीए की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसी बात को लेकर हम लोग इस मैदान में हैं। जोशी जी, 8 तक सब जीत रहे हैं और ऐसा मानना भी चाहिए, युद्ध में जब आप हैं तो हम जीतेंगे, ऐसा मानना भी चाहिए। मैं सिर्फ 1% की संभावना पर मैंने प्रश्न किया था कि जो बात अवधेश प्रसाद ने मंच से कही कि मैं संन्यास ले लूंगा अगर अजीत नहीं जीता, ये बात थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। फिर लोग पीछे पड़ेंगे, मान लो 8 तारीख को कुछ उलटफेर हो गया तो फिर लोग पीछे पड़ेंगे कि संन्यास लो, जबरिया संन्यास दिलाने की कोशिश करेंगे। ये भी तो मसला है ना। निश्चित तौर पे अगर सामाजिक जीवन में कोई है अमिताभ जी, कोई बात कहता है उसका पालन करना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अब रीत ऐसी दे दी है कि वो कुछ भी बात कह दे और उसके बाद वो कहना चाहते कह देते हैं वो हमारा चुनावी जुमला था। ठीक है जोशी, लेकिन मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगी, उससे पहले एक बात कह दूं। लेकिन हम मानते हैं कि अवधेश प्रसाद अपनी बात पर कायम रहेंगे, कौन क्या कर रहा है छोड़ दी, लेकिन अवधेश प्रसाद ने जो माइक पर कहा है जनता के सामने वो उस पर कायम रहेंगे, ऐसा हम मानकर चलते हैं। उनको कायम रहना चाहिए जोशी जी, इसमें तो गलत बात नहीं ना। अगर पब्लिक के सामने आके कमिटमेंट किया है तो फिर वहां किंतु परंतु नहीं चले 8 तारीख को ना, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, पानी ठंडा था चाय गर्म थी अब इसलिए इस्तीफा हम संन्यास नहीं लेंगे। नहीं, अगर पराजित हो आपका बेटा इस्तीफा दीजिए। सार्वजनिक जीवन में ये मर्यादा तो रहनी चाहिए, इतनी मर्यादा रहनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सार्वजनिक जीवन के लोगों को जो पाठ आपने पढ़ाया है मर्यादा का, वो अवधेश जी को भी पालन करना चाहिए और आपकी बात का माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को भी पालन करना चाहिए, योगी जी को भी पालन करना चाहिए। क्योंकि पालन तो सभी को करना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं, जो आप नैतिक राजनीति की बात कर रहे हैं, वो सभी को पालन करना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूं कि नहीं तो क्या डॉक्टर ने बताया था ये बोलना कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, डॉक्टर ने तो बताया नहीं था ना। ज्योतिषी ने बताया था कि ऐसा बोलोगे तो टोटका हो जाएगा तो फिर राजयोग लग जाएगा, ऐसा क्यों बोले। और ये अवधेश बाबू हैं। जोशी जी आपको पता होगा जब मोईद का मसला आया, वो निषाद परिवार की बच्ची वाला, तो पार्लियामेंट में इनसे पत्रकारों ने पूछा तो इन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया, बोले वो आई डोंट नो, और चले गए डैम केयर वाले एटीट्यूड में। तब भी वो बिटिया वहीं की थी, वो भी दलित थी, नाबालिग थी। आज वो रो रहे, अच्छा बात है, संवेदना जागी रहनी चाहिए, लेकिन पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। बेटी बेटी है, चुनाव का अवसर हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है। और मुझे संतोष है कि 3 अपराधी पकड़े गए, इस बात की संतुष्टि है कि वो राक्षसी कृत्य करने वालों में से 3 अपराधी दबोच लिए गए, उनको निर्णायक दंड मिले
ऐसा दंड मिले जो नजीर बने। नेताओं के रोने और ना रोने की सच्चाइयां जनता जानती है, लेकिन शासन की जिम्मेदारी है कि सुनिश्चित हो कि उन अपराधियों को अधिकतम कठोर दंड मिले जो भी न्याय की व्यवस्था के अधीन संभव हो। रत्नाकर जी, चुनाव आपके लिए भी बड़ा है भाई साहब, ऐसा नहीं कि उन्हीं के लिए चुनौती है, आपके लिए भी डबल चुनौती है। क्या? क्योंकि 24 का जो नैरेटिव था वो अभी तक तो गया नहीं कि भाजपा अयोध्या हार गई। ठीक, उसकी टेक्निकलिटीज में मत जाइए कि फैजाबाद हारे अयोध्या क्यों बोले, अयोध्या बोला गया और बोला जाएगा। और अगर मिल्कीपुर में भी मान लीजिए सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई, नहीं सड़क पर लिखा होता सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी रत्नाकर जी। नहीं, सपा वाले अगर, एक बार सुन लो, सपा वाले अगर हारे, अगर जोशी जी नारायण हो ना, अगर लगा रहा हूं, अगर हारे तो उनके पास एक स्थायी तौर पर तर्क है। और देख लीजिएगा 8 को अगर ऐसा हुआ तो वो वही कहेंगे प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया। क्या? वो ये कह के निकल जाएंगे। लेकिन आप अगर आपकी कहीं डगमगा गई नैया तो आप क्या कहोगे रत्नाकर जी? आपको तो कोई बहाना भी मिलना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वो विपक्ष में वो कह सकते हैं पुलिस ने चुनाव हरवा दिया, आप तो नहीं कह सकते ये रत्नाकर भाई। देखिए अमिताभ जी, पिछला जो उपचुनाव हुआ था 9 सीटों पे, तो समाजवादी पार्टी के मित्र यहीं आपके चैनल पे ही बैठ करके यहीं पे दावा कर रहे थे कि हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, सबने देखा। 7 सीट, 9 में से 7 सीट ये हार गए। और किस तरह से जनता ने भरपूर अपना हर वर्ग का, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ पासवान, दलित और दूसरा वर्ग, हर वर्ग का वो आशीर्वाद जो है भर भर के जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मिला। और पिछला जो सेमीफाइनल था, लोग कह रहे थे कि सेमीफाइनल है ये, वो सेमीफाइनल भी हम जीते। और 2027 का जो फाइनल होगा उसमें भी हम 100% जीतेंगे। और मैं इस चैनल पे आपके सामने आज का डेट या भी याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं मिल्कीपुर भी हम जीतेंगे। और उसका सेमीफाइनल टू पार्ट 2 माने दिख रहा है रत्नाकर, मिल्कीपुर को सेमीफाइनल पार्ट 2 कहें? पार्ट 2 कहना, देखिए इसमें हम बड़ा मैच जीत चुके हैं, 9 में से 7 जीत चुके हैं। ये छोटा मैच है हमारे लिए, और इसका ये हार रहे हैं, इसका संज्ञान आप इसी तरीके से ले सकते हैं कि अवधेश प्रसाद जो अपना तथाकथित जो प्रेस वार्ता किए वहां पे, जो घड़ियाली आंसू बहाने का काम किए वहां पे, जो सिंपैथी लोगों का हासिल करने की कोशिश किए वहां पे, वो यही दर्शाता है कि मिल्कीपुर की सीट ये हार रहे हैं। आपने अमिताभ जी वहां पे देखा, वो वीडियो उठाकर देख लीजिए। और मैं तो देखा, 2-3 बार देखा, कई एंगल से उसको देखने की कोशिश किया। वहां पे कोई पत्रकार नहीं था, वहां पे किसी पत्रकार, किसी चैनल का माइक नहीं था, कोई बूम नहीं था। सिर्फ इनके 2-4 लोग कार्यकर्ता बैठे थे और कह रहे थे मंत्री जी रोइए मत, मंत्री जी रोइए मत। और एक आदमी जो है वीडियो बना रहा था और उसको वायरल किया गया। ये इनकी सोची साची रणनीति का एक हिस्सा है। अगर इतना ही दुख इनको हुआ रहता अमिताभ जी, तो ये पिछला जो उपचुनाव हुआ था करहल में, उसमें एक बिटिया को, जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर थी, दलित बिटिया नाबालिग, उसको गला घोट करके इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मार दिया। और वहां पे नारा लगा रहे थे समाजवादी पार्टी के कि सपा को नहीं दोगे वोट तो गला देंगे घोट। तो ये तो इनका चरित्र है। तो आज ये देख लीजिए किस तरह, तभी वो क्यों नहीं वहां पे रोए, तभी घड़ियाली आंसू सूख गए थे क्या तभी? आज ये बैठ करके और 2 दिन पहले नौटंकी करने का जो काम कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। एक मिनट रुकिए, आप अवधेश प्रसाद जी के रुदन को घड़ियाली आंसू कैसे कह सकते हैं भाई? हो सकता है ओरिजिनल आंसू हो। नहीं, एक ही तरह के घटनाक्रम, जो एक ही तरह की घटनाक्रम के अगर होता है तो उस पहले जो पिछले घटनाक्रम हुआ था, जहां पे मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, उसके बारे उसके वहां पे जब वो हत्या करता है, बलात्कार करता है, तो भी उनको घड़ियाली आंसू वहां पे क्यों नहीं बहाए भाई? आंसू सूख गए थे क्या? जब करहल में बिटिया को मारा गया तो उस समय क्यों नहीं बहाए आंसू? आंसू सूख गए थे क्या?
जब सपा में हरदोई का पूर्व अध्यक्ष जो लोगों को सरेआम गोली मारता है, तो उस समय इनके क्या आंसू सूख गए थे क्या? ये सिर्फ अपने पुत्र को जिताने के लिए वो घड़ियालू आंसू बहाने का काम किया इन्होंने, और सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा था। और जनता इसको समझ रही है और देख रही है कि कितना हकीकत है उस आंसू जो रो रहे हैं, जो कितना हकीकत वहां पे हंसाना, समझ गए। ठीक ठीक, रत्नाकर भाई रुकना होगा। मनीष अग्रवाल जी एक अलग ढंग से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं मिल्कीपुर के इस महासमर की। अगर मिल्कीपुर में सपा जीती अगर, तो स्कोर हो जाएगा 10 में से 3 सपा और 7 भाजपा, ठीक। और भाजपा जीती तो स्कोर हो जाएगा 10 में से 8 भाजपा 2 सपा। इसके अलावा तो कोई तीसरी स्थिति नहीं बनती। 10 में 2 अच्छा नहीं, 3 भी बहुत अच्छा नहीं, और 10 में 7 भी खराब नहीं, और 8 तो फिर 8 ही है। क्या लगता है आपको? इस ढंग से भी तो इसकी व्याख्या हो सकती है। बिल्कुल अमिताभ जी, इस ढंग से ही व्याख्या होगी 8 तारीख को। 8 तारीख को इसी ढंग से व्याख्या होगी। सारे आरोप इलेक्शन कमीशन, पुलिस और प्रशासन पर लगाए जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट जो है ना, इस वजह से वेरी करेगा कि आपने करा क्या है। अब आप संविधान का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? मिल्कीपुर चुनाव में संविधान मुद्दा क्यों नहीं है? क्योंकि ये मालूम है कि ये जून के चुनाव के बाद से खत्म हो गया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में नहीं चला, पिछले 9 सीटों के चुनाव में नहीं चला। मुद्दे आप समय के संग चेंज करते रहेंगे। और मैं एक छोटा सा विषय और ऐड करना चाहूंगा कि अगर कुदरती जैसी कोई जीत होती है भाजपा की, तो क्या वो भी एक एनालिसिस का विषय होगा? हमें उस परिपेक्ष को भी देखना चाहिए। हो सकता है वैसी कुछ जीत देखने को मिले कि इस्तीफा देने के लिए भी कहीं जाके छुपना पड़े, क्योंकि आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते जनता को। भारत की जनता इस समय जो भी निर्णय देती है वो डिसाइसिव निर्णय देती है। भारत की जनता ने कुछ चुनावों से ये तय कर लिया है कि जिसको भी जिताएंगे उसको इतने अच्छे बहुमत से जिताएंगे कि वो हमसे वापस आके ये ना कह सके कि तुमने मुझे अच्छे से नहीं जिताया था, इसलिए मैं तुम्हें डिलीवरी कैसे दूंगा। ठीक बात है। अब्बास गाजी, एक अलहदा मिजाज का सवाल है आपके लिए। बाकी तो आप कहोगे हम जीत रहे हैं, जमीन पे हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, वो ठीक बात है, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं कि भाजपा और सपा में आजाद समाज पार्टी को ज्यादा वजनदार कौन दिख रहा है? आप जहां हो वहां अपने को मान लो, उसमें मैं बहस नहीं उलझूंगा आपके साथ। वो तो 8 को ही पूछूंगा कि क्या हुआ बाबू। लेकिन भाजपा और सपा में अगर आप तुलना करो एक तीसरे प्लेयर के नाते, तो आपको कौन ज्यादा वजन में थोड़ा भारी लग रहा है, दूसरा थोड़ा हल्का लग रहा है? अब्बास गाजी। देखिए, दोनों लोगों की जो करनी कथनी दोनों एक ही है। एक परिवार, मेरा सवाल ये नहीं है, ना ना ना, एक मिनट अब्बास, मेरा सवाल ये नहीं था। ये मत बताओ कथनी करनी एक है दोनों की, क्या ये ना। मैंने पूछा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों का वजन 50-50 किलो है। अरे कोई 55 होगा, कोई 45 होगा, कोई 60 होगा, कोई 40 होगा, वो पूछ रहे हैं, वो बता सकते हैं तो बताइए, बाकी नहीं। जी, मैं कह रहा था, देखिए ये तो जनता तय करेगी ना, ये हम कैसे तय कर सकते हैं कि दोनों में वजन किसमें ज्यादा है? ये तो वहां की जनता तय करेगी। वहां की जनता देख रही है, वो तय करेगी कि दोनों में कितना वजन है जी। एक को देख रही है कि जो जातिवाद पे निर्भर है, और एक को देख रही है परिवारवाद पे निर्भर है। ये तो मिल्कीपुर की जनता डिसाइड करेगी ना कि किसको वजन ज्यादा देना है। ठीक बात है, हम भी तो शामिल हैं, हमें भी तो तय कर सकती पूछा था। ठीक, मैंने सवाल इसीलिए पूछा था ताकि आपको ये समझ आ पाए। अभी पहले राउंड में आप कह रहे थे कि हमारी पार्टी के संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है, और उन्हें 1 महीना पहले अध्यक्ष जी आके मंत्र दे गए और बिल्कुल चकाचक है और चौचक जीत रहे हैं। नहीं, 1 महीना पहले नहीं, पिछले महीने की 29 तारीख को। अरे किसी कोई तारीख रही हो यार, 29 हो 30 हो, ठीक ना जी। आपको वो पता लग गया, वो थर्मामीटर है आपके पास है, लेकिन ये करेगी तो जनता बताएगी, मैं क्या बताऊं। गजब बात है जी। अमिताभ जी, मैंने आपको अपना झोला तौलने के लिए तराजू मिल गया, और इनके लिए हमने पूछा तो बोले जनता ही सबको तय करती है, ये सत्य है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा कि या तो फिर उतनी बड़ी बात ना बोलो, और बोलो तो नपना एक रखो। खैर, जोशी साहब,
मिल्कीपुर के चुनाव को अगर वन लाइनर देना हो तो क्या कहेंगे? ये चुनाव क्या साबित करेगा, क्या सिद्ध करेगा जोशी जी 8 तारीख को? हम तो अमिताभ जी जो राह हमें आदरणीय अखिलेश जी ने दिखाई है उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मिल्कीपुर की जीत पीडीए की जीत होगी। हम लोग इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, यही हमारा लाइन है, इस पे पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। और मिल्कीपुर की हार क्या होगी? दोनों संदेश तय होना चाहिए ना। हाँ। जीत पीडीए की जीत और हार अमिताभ जी, कोई भी हार होती किसी भी राजनीतिक दल में उसका मंथन होता है और मंथन के बाद रिजल्ट लगता है, लेकिन जिस लाइन पे पार्टी चल रही है वो पीडीए है और पीडीए के आंदोलन को हमने देश का आंदोलन बनाया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हम लोग उसी में आगे बढ़ने का काम करें। क्या ऐसा तो नहीं है कि क्या ऐसा नहीं माना जा सकता कि जीते तो पीडीए की जीत और हारे तो पीडीए की हार? नहीं, ये विषय नहीं है। उसके बाद मंथन होगा, वो तो सूत्र है, उस पर काम करेंगे। हम तो 2027 तक की बात कह रहे हैं। 2027 में भी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का जो सूत्र है पीडीए का, उसी को लेके आगे बढ़ने का काम करें। ठीक बात जोशी जी। रत्नाकर जी, यही प्रश्न आपसे, जीते तो संदेश क्या जाएगा और नहीं जीते तो संदेश क्या जाएगा? क्या सीधा सवाल, ना दाएं छुपो ना बाएं छुपो, सीधी मुठभेड़ सीधी जवाब। क्या ये मत कहिएगा नहीं 8 तारीख को जनता तय करेगी तो हम क्या 8 तारीख तक टीवी बंद कर दें? हैं रत्नाकर जी? देखिए, पहले मैं जवाब देना चाहता हूं पहले प्रश्न का। जब जीतेंगे हम तो जनता देखेगी और जनता जानेगी कि यह राष्ट्रवाद का जीत है, यह विकासवाद का जीत है और यह योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए किए गए कार्यों की जीत है। उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस अपराधियों के लिए जो नीति लाई गई है उसकी जीत है। ये उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की जीत है। ये साफ संदेश जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने काम किए हैं और काम बहुत सारे किए हैं। चाहे रोजगार का बात हो, 7 लाख जो है हमने 7 साल में रोजगार दिए हैं। चाहे हम काशी कॉरिडोर बनाने की बात। आंकड़े का टाइम निकल गया, अब तो प्रचार खत्म हो गया। अब क्या आंकड़े? नहीं, मैं समझना ही चाह रहा हूं कि जीत आपने बता दिया योगी जी मोदी जी की जीत होगी। अगर हार गए तब? अभी तो देखिए, हारने का कोई सवाल तो नहीं उठता है। मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि हम हार गए तो निश्चित रूप से जिस तरह से ये लोगों ने एक भ्रम फैला करके और जीतने का प्रयास किया लोकसभा का चुनाव, और वो भ्रम की स्थिति, वो इल्यूजन जो है खत्म हो गया था उपचुनाव में, वो हम स्थिति अभी नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर ये इल्यूजन क्रिएट करने में सफल हो गए, ये उस तरह से अगर हमारे खिलाफ झूठ फैलाने में सफल हो गए, तो हो सकता है कि वहां पे हम हार भी जाए। लेकिन कोई ये बड़ी हार का मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि एक उपचुनाव जीते तो हम 2027 का उत्तर प्रदेश हार जाएंगे। हमने पिछले उपचुनाव में हमने दिखा दिया है कि हमने 9 सीटों में 7 सीट जीत चुके हैं। और इस तरह का अगर कोई समीकरण ये बिठाने में अगर कोई सफल रहे या कोई गलत भ्रामक प्रचार करने में सफल रहे, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जो है जनता को क्लैरिफिकेशन अगर नहीं मिल पाएगा तो हम हो सकता है कि हार जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम कहीं ऐसी हमारी उम्मीद नहीं है। पूरा विश्वास है हमें कि हम जीतेंगे। भाई ऐसा पाप जो कह रहे हैं ना, पारिवारिक डेवलपमेंट एजेंसी, पीडीए का मतलब पारिवारिक डेवलपमेंट एजेंसी हारेगा। ठीक रत्नाकर जी, ऐसा पाप भला मैं क्यों करूं कि किसी राजनीतिक दल से ये कहूं कि आप मान लो कि आप हार गए? ऐसा तो कह नहीं सकता। ये तो जनता ही 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं इतना भी बुड़बक नहीं हो सकता कि कोई प्रश्न पूछूं तो उसमें हार का विकल्प ही ना रखूं। नहीं ना, चुनाव है तो हार और जीत दोनों का विकल्प होगा। इसलिए मैंने कहा। मनीष अग्रवाल, मेरा प्रश्न आपसे ये, क्या ये योगी और अखिलेश यादव के बीच का चुनाव है? छोड़ दीजिए चंद्रभान और अजीत, क्या और आजाद समाज पार्टी वाला वो जो है अपना सपा से जो आया था नौजवान। परसेप्शन ये बन रहा है कि ये योगी वर्सेज अखिलेश की लड़ाई है, तो इसका परिणाम भी इन्हीं दोनों के खाते में जाएगा। अमिताभ जी, परिणाम तो दोनों के खाते में जाएगा, लेकिन मैं इस परसेप्शन को मानने को तैयार नहीं हूं कि ये अखिलेश जी और
योगी जी की लड़ाई है, क्योंकि आप देखिए अखिलेश जी आज चुनाव के दिन आखिरी दिन एक रैली करने गए हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ उससे पहले से भी मिल्कीपुर जाते रहे, वहां की सुध लेते रहे, वहां के लोगों से मिलते रहे हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ जी की जो चुनाव लड़ने का तरीका है और अखिलेश जी का आज जाना, ये उन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है। और ये लड़ाई ना थी, ये जो जून में जो भ्रम की लड़ाई थी उस वजह से परिवर्तन आया था जनता के जनाधार में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार भाजपा 100% इस सीट को जीतेगी और जीत का मार्जिन भी पिछले मार्जिनों से अच्छा होगा, जिससे कि हम लोग को ये जानने को मिलेगा कि जनता ने अपने नेतृत्व में परिवर्तन भी करा और जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के विचारों को एंडोर्स भी करा। मैं दूसरी बात कह रहा था मनीष बाबू, मैं उस बहस में नहीं जा रहा कि आपकी उम्मीद क्या है, रत्नाकर जी की उम्मीद क्या, जोशी जी की, अब्बास की उम्मीद, सबको उम्मीदें रखने का हक है। मेरी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं कि जीते तो आपने बता दिया कि उसका कारण क्या होगा और श्रेय किधर जाएगा, और 1% हार गए, दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, तो उसकी भी तो कोई व्याख्या होगी कि नहीं होगी। यही बात मैंने जोशी जी से कही थी, जीते तो पीडीए जीता, अखिलेश जी जीते, अरे हार गए तो फिर किसके सिर ठीकरा फूटेगा, वो सिर भी तो दिखाना पड़ेगा। नहीं अमिताभ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हार गए तो देखिए समाजवादी पार्टी का तो परसेप्शन क्लियर है कि वो पुलिस पे आ जाएगा, चुनाव आयोग पे आ जाएगा, वोटर लिस्ट पे आ जाएगा। विपक्ष का तो परसेप्शन क्लियर है, पक्ष को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाजपा का किस पे आएगा, किस पे नहीं जाएगा। भाजपा का किस पे आएगा? फिर भाजपा की जिम्मेदारी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को लेनी होगी और उन्होंने जून के चुनावों में ली भी है। उसके बाद और तैयारी अच्छी करी है और अच्छे से जमीन पे जाके चुनाव लड़ा है और उन्होंने इसको अभी के उपचुनाव में 9-7 से जीत के प्रदर्शित भी करा है 7-2। ठीक है अब्बास गाजी, क्या यह लड़ाई योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच की लड़ाई है, तीन चेहरों के? जी देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो उपचुनाव है पहले से ही डिक्लेयर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है कि चुनाव को हम जीतेंगे, चाहे जिस तरह जीते, चाहे शासन के बल पे, प्रशासन के बल पे जीते, गुंडागर्दी करके जीते, हम जीतेंगे। शासन के बल पे जीतेंगे, ये किसी ने बोला क्या शासन के बल पे जीतेंगे? ऐसा कोई बोला किसी ने? बोल तो रहे ओवर कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम हार नहीं सकते। अरे भाई जो चुनाव लड़े, गजब करते हो यार, जो चुनाव लड़ेगा वो ये कहेगा हम हार जाएंगे, गजब बात कर रहा हूं। जो चुनाव लड़ने जा रहा है युद्ध में वो कहेगा मैं युद्ध हार जाऊंगा। नहीं आपने ही तो पूछा, दो चीजें बताइए, अगर हार गए तो इंसान को दो चीज लेके चलनी चाहिए ना। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो आपने उपचुनाव देखे थे 9 सीटों पे, जो आपने उपचुनाव 9 सीटों पे देखे थे, उससे साफ क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी तैयारी कर रखी है इस चुनाव को जीतने के लिए, और सारे दंड अपनाएंगे किसी भी हाल में, हमने तो पहले से तय कर लिया है। और खासकर आपको मैं कहना चाहता हूं कि मिल्कीपुर के अंदर पत्रकारों से कितनी बर्बरता हो रही है। आज मैं देख रहा था अखिलेश जी का रोड शो था, रैली थी, वहां पे जिस तरीके से उन्होंने उस रास्ते पे जो है आगे का रास्ता बंद करके सारी गाड़ियों को, बड़े बड़े ट्रकों को उस रोड पे लगा दिया जाने के लिए ताकि पब्लिक आने पाए, तो सारे हथकंडे किस तरह अपनाए जा रहे हैं प्रशासन के बल पे। तो जिस तरीके से उपचुनाव में 9 सीटों पे देखने को मिला था, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि किस तरह से पुलिस वाले जो है महल्ले के, कॉलोनी के और रोड के मोड़ पे खड़े हो गए थे, पब्लिक को निकलने नहीं दे रहे थे वोट डालने के लिए। किस तरह से एक पुलिस वाला एक महिला, मुस्लिम महिला के ऊपर पिस्टल तान दिया था वोट ना डालने के लिए। वो सारे हथकंडे मिल्कीपुर में दिखाए जाएंगे और हम पहले से आपको बता के चल रहे हैं कि मिल्कीपुर में बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है, हर तरीके से तैयारी कर रखी है। अब रुकना होगा अब्बास गाजी, तो जब आपको इतना सब ब्रह्म ज्ञान है, इतना सब सत्य आपको पता था बाबू, तो काय पैसा खराब किया है? उस नौजवान को भी झाड़ पे चढ़ा दिया सपा से लाके। जब आपको इतना सत्य पता ही है कि नहीं हमको पता, वो हो गया डन, तो काय को लड़े चुनाव? आराम से घर बैठते नहीं। जब आपको सारा रिजल्ट पता ही है तो लड़े क्यों? नहीं तो हम जनता के बीच में दिखाएंगे भी तो इस बात को ले जाकर। गजब बात करते हो यार। इसी मशीन में, इसी आयोग में, इसी सरकार के अधीन होने वाले चुनाव में चंद्रशेखर जीवन में पहली बार सांसद बन गए क्या? जी। तब चुनाव ठीक है। इससे पहले चंद्रशेखर के तो हल्दी लगी नहीं थी कभी। जी। यूपी में योगी का शासन था, दिल्ली में मोदी का शासन था और यही चुनाव आयोग था जिसके अधीन चुनाव हुआ और चंद्रशेखर सांसद हो गए।
देखिए देश के लोकसभा गजब बात करते हो यार। लोकसभा के उपचुनाव में बड़ा फर्क होता है। आप अरे जानिए इस हमको ना बात को। बताओ भाई कि क्या फर्क होता है। हमने देखे चुनाव भाई, देखे चुनाव जी। मैंने थोड़े बहुत आपसे एक आध ज्यादा ही देखा होगा, है ना, इसलिए हमको पता चुनाव कैसे होता है। ठीक, जोशी जी क्या राजनीति में वो लोग कमजोर, मैं उनको मानता हूं जो लड़ना भी चाहें और पीछे भी खिसकना चाहें। हमने कहा चंद्रशेखर योगी और अखिलेश यादव के बीच 3 चेहरों की लड़ाई है, तो अब्बास आजाद समाज पार्टी इतना भी साहस नहीं जुटा पा रही। अरे बोलने में क्या जा रहा है, उसमें कौन पैसा लग रहा है, बोले हाँ है, नहीं बोले ऐसा है जी वैसा। जब इतना साहस नहीं तो युद्ध में नहीं आना चाहिए। युद्ध तो युद्ध है भाई। जोशी जी मेरा प्रश्न ये, क्या ये चुनाव अखिलेश यादव वर्सेज योगी आदित्यनाथ, या कह लीजिए योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव है? देखिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव पीडीए वर्सेज भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन की ओर जा रहा है। और जब परिणाम आएगा, पीडीए ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया और इस कारण भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश देखने जा रहा है, जितना मेरा अनुभव है उस आधार पर मैं कह सकता हूं। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के नायक हैं और पीडीए को जो मूवमेंट था उत्तर प्रदेश का मूवमेंट नहीं, आज ये पीडीए की बात पूरे देश के अन्य प्रदेशों से भी आ रही है, क्योंकि ये जन जागरण करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। मैं इस चुनाव को पीडीए वर्सेज भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के रूप में अभी तक देख पा रहा हूँ। जोशी जी तो ठीक है, आप किसी के रूप में देखने के लिए स्वतंत्र हैं लोकतंत्र में, लेकिन जब आप जीते तो आप ये कहो मेरे नेता का करिश्मा जीता, मेरे नेता का नारा जीता, और हार जाओ तो कह दो कि वो गुड्डू पटवारी ने हरवा दिया है और रामलाल लेखपाल ने, तो ये तो फिर जनता नहीं मानती ना। या तो आप सफल हुए या असफल हुए। नंबर आ गए मेरे इतिहास में तो मैंने कहा मैं इतना काबिल था, मेरे नंबर आने थे। भूगोल में बोला मास्टर साहब लाल रंग की शर्ट पहन के आए थे, मेरा मूड ही खराब हो गया, मैं लिख ही नहीं पाया कॉपी में। तो जनता नहीं, घर वाले नहीं मानेंगे ना, वो कहेंगे बेवकूफ बना रहे हो। वैसे मैंने निवेदन किया, अगर जीत आपके अखिलेश यादव की है, अगर जीत उनके पीडीए के फॉर्मूले की है, तो पराजय भी वहीं जाएगी ना। वो आपके हमारे कहने से नहीं, वो तो अपने आप पराजय वहीं चली जाती है जोशी जी। और यही सिद्धांत भाजपा पर भी लागू होगा। देखिए अमिताभ जी, आपने कहा कि दृष्टिकोण अपना अपना है। आप भी पत्रकार हैं, देश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका दृष्टिकोण को हम नहीं बदल सकते, ऐसे हमारे दृष्टिकोण को आप नहीं बदल सकते। हमारा साफ कहना है जीत पीडीए की है, और अगर कोई परिणाम खिलाफ आता है तो हम उसका चर्चा करके फिर निष्कर्ष देंगे कि किस तरह से चुनाव को गड़बड़ हुआ। और हमें पूरा विश्वास है कि जो पीडीए समाज है वो एकजुट है, और निश्चित तौर पे आदरणीय योगी जी की सबसे बड़ी हार ये उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। रत्नाकर सिंह जी, वही प्रश्न आपसे, क्या ये चुनाव योगी वर्सेज अखिलेश है? देखिए अमिताभ जी, आपने प्रश्न तीनों लोग से पूछा कि हार की जिम्मेदारी किसको मिलनी चाहिए। मैं उस पर ही पहले आना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जनता जो है ना, मैच जीतने के बाद ताली जब कप्तान के लिए बजाती है तो गाली भी कप्तान को ही देती है। ये जिम्मेदारी अपनी समझे या ना समझे, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, और अगर जैसा कि कहीं पे संयोग या योग नहीं दिख रहा है कि हम हारने वाले हैं वहां पे, क्योंकि पिछला उपचुनाव में 80% जो है स्ट्राइक रेट रहा है, और वो आत्मविश्वास है हमारे अंदर, अति आत्मविश्वास नहीं है, वो आत्मविश्वास है हमारे अंदर कि हम ये चुनाव भी जीतने वाले हैं। लेकिन अगर हार गए 1% भी अगर वहां पे हारते हैं, तो संगठन ने जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दिया है उस मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए, वो उस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करेंगे और हार के कारणों की समीक्षा जरूर करेंगे, और इस तरह की गलती जो भविष्य में ना हो उसके लिए बहुत सारी मीटिंग, समीक्षाएं और रणनीति तैयार होती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी ये लोग जो कह रहे हैं कि पीडीए की बात कह रहे हैं, अभी हमारे
भुवन भाई जो है कहते हैं कि पीडीए की जीत होगी, समाजवाद की जीत होगी, सामाजिक न्याय मिलेगा। मैं ये कहता हूं, आज सामाजिक न्याय तो जनता तय करती है। हमने क्या किया है इस राज्य के लिए, योगी जी ने, मोदी जी ने अपनी नीतियों से कितना कल्याण किया है, वो तो जनता देख रही है और जनता ही तय करती है। और पिछले उपचुनाव में भी तय किया। आपने क्या किया है भाई इस राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, वो भी जनता तो देखी है, भुक्तभोगी रही है। जनता ने देखा है कि किस तरह से कार सेवकों के ऊपर आपने गोलियां चलवाई है। जनता ने यह भी देखा है कि किस तरह से आतंकियों को आपने क्लीन चिट दिया है। जनता ने यह भी देखा है कि असद जो इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी था, उसके इनकाउंटर पे घड़ियाली आंसू जो है किसने वोट की राजनीति के लिए बहाए। जनता ने यह भी देखा मंगेश यादव जो लुटेरा था, जिसको सीसीटीवी वीडियो फुटेज में सब लोग देख रहे हैं, उसके लिए जातिवाद के कार्ड खोलने का काम किसने किया, राजनीति करने का काम किसने किया, मुख्तार अंसारी के यहाँ जाकर फातिया पढ़ने का काम किसने किया। जनता तो ये भी देखती है ना अमिताभ जी। तो जनता यह जानती है कि यह चुनाव जो है वह देश हित के लिए, जनहित के लिए कौन लड़ रहा है, और यह चुनाव जो है वो पार्टी हित के लिए और वोटरों के लुभाने के लिए कौन लड़ रहा है, पीडीए के लिए, पारिवारिक डेवलपमेंट एजेंसी के लिए कौन लड़ रहा है, ये जनता देखती है और जानती है। उसी के हिसाब से आशीर्वाद देती है और इस बार भी भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। कुंदरकी में आपने कभी उम्मीद किया था? जोशी जी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी जी देखिए, अभी हमारे साथी रत्नाकर सिंह जी अपने उपचुनाव की जीत का बता रहे थे। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लोकसभा का चुनाव भी हुआ था। आपको आधा करने का काम, और आज ये जो बैसाखी पे आप लटके फिरे हैं, आपको बिहार और आंध्र प्रदेश की जो जरूरत पड़ी है, और नॉन बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हुए हैं, तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी की बदौलत हुए हैं, समाजवादी पार्टी की बदौलत हुए। वरना नॉन बायोलॉजिकल हो गए और अब बोलने लग गए कि मैं बायोलॉजिकल हूँ। ये आपके माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द है, पूरे देश ने देखने का काम करा है। और जनता का जो आशीर्वाद जब मिलता है उसको भी मानना चाहिए। और प्रशासन की बात को हमारी मत मानिए आप, हमारे जितने साथी हैं सभी ने एक सुर में कहा कि आज किस तरह का माहौल है, गाड़ियों का डाइवर्सन बदला जा रहा है, कैसे भीड़ ना आ जाए इस दिशा में लग रही है। प्रशासन इस दिशा में बंदूक तानेगा अल्पसंख्यक महिलाओं पर, क्या वो चित्र देश से छुप जाएंगे? देश से छुपेंगे नहीं। सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन जनता जवाब देती है। ठीक ठीक। अच्छा 30 सेकेंड रत्नाकर जी, सिर्फ 30 सेकेंड। दो चीज कहना चाहूंगा। पहली चीज की ये जो लोकसभा के चुनाव प्रचार की बात कर रहे थे और उसको जीतने की बात कह रहे थे, पहली चीज आप जीते नहीं है, हमारा जो है सीटें घटी, जीते नहीं है पहली चीज। और वो भी आप लोगों के दुष्प्रचार से, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाए, इसकी बदौलत आप लोकसभा में एक भ्रामक स्थिति जनता के बीच में पैदा कर लिए। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है अमिताभ जी, ये बार बार वो तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं कि एक पुलिस वाला जो है रिवॉल्वर लेकर औरत के ऊपर तान रहा है। उसके बगल में जो सीन चल रहा था उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है कि किस तरह से छत के ऊपर महिलाएं जो है चढ़ करके और पत्थरबाजी कर रही थी, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंक रही थी, और वह पुलिस वाले बेचारे जिनके पैर में भी चोट लगा था, घायल थे, वो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई जिक्र नहीं। ठीक, समय कम है। मुझे लगता है कोई स्वीकार करे या ना करे, जनता पराजय का ठीकरा वही फोड़ती है ले जाके जहां फोड़ा जाना चाहिए। ये बात जोशी जी को भी माननी होगी और रत्नाकर जी को भी। क्या चुनाव जब आप लड़ते हैं तो जीत तो आपकी है ही है, हार किसकी है ये भी जनता बता देती है। उसको मानो या ना मानो, थेतराई करो तो ना मानो, अन्यथा पता सबको होता है कि भैया कौन हारा, किसके कारण से हारे, ये भी पता होता है जोशी जी। केवल यही नहीं कौन हारा, उम्मीदवार तो नगण्य हो जाता है। इसलिए ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप ये नहीं। मैं हमेशा मानता हूं कि बड़े चेहरों को साहस के साथ ये कहना चाहिए कि अगर जीत हमारी है तो पराजय भी हमारी है। जीत आ गई लड्डू बांटो, हार आ गई बोले नहीं बड़ी मीटिंग करेंगे, बैठेंगे सब लोग न्योता बांटेंगे, फिर देखेंगे क्या है। तो फिर मीटिंगें तो मीटिंग ही है, होती रहती है।
एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि हम भारत के चुनाव को ऐसा रंग देने की कोशिश करते हैं कि जिससे लगता है कि केवल हम जीतेंगे तभी हम चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे, चाहे जो कर लो। नहीं मानेंगे, क्या करोगे? ये भाव ठीक नहीं। अभी साल भर नहीं हुआ, इसी उत्तर प्रदेश में 37 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती, इसी उत्तर प्रदेश ने। मैं फिर वही बात जो मैं पहले बता रहा था अब्बास गाजी को, वही बात समाजवादी पार्टी के लिए भी कहूंगा। योगी जी की ही सरकार थी लखनऊ में, मोदी जी की सरकार दिल्ली में, और यही चुनाव आयोग जो मिल्कीपुर का चुनाव करा रहा है, जिसने कुंदरकी का कराया उसी ने लोकसभा का भी कराया था। कुंदरकी के चुनाव के लिए अलग से चुनाव आयोग थोड़ी ना आया था। उसका रिजल्ट मानेंगे, इसका नहीं मानेंगे, ये ठीक नहीं। हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। जाने ना जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, जनता जानती है। और उन 7 जगह पर जहां बीजेपी जीती तो 2 जगह पर समाजवादी पार्टी भी जीती पिछले बाई इलेक्शंस में। उन 2 जगह में भी वही बीएलओ, वही कलेक्टर, वही कप्तान, वही आयोग, वही सरकार। कैसे जीत गए? वहां कोई दूसरी व्यवस्था आई नहीं। तो जितना करहल का जनादेश पवित्र है, उतना ही कुंदरकी का जनादेश भी पवित्र है। जितना शीशा मऊ का जनादेश पवित्र है, उतना ही कटहेरी का जनादेश पवित्र है, और उतना ही पवित्र जनादेश मिल्कीपुर से आएगा। मनीष बाबू, मेरा मानना सिर्फ इतना है, जनादेश को लांछित नहीं किया जाना चाहिए। लाखों लोग मतदान करते हैं, तब एक जनादेश निकल कर सामने आता है। और अवधेश जी ने हो सकता है पुत्र प्रेम में ऐसा बोल दिया हो, भावुक होकर, कि अगर हार गए तो हम इस्तीफा दे देंगे, राजनीति संन्यास ले लेंगे। मुझे लग रहा है आप समाजवादी पार्टी को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि अजीत प्रताप प्रसाद का क्या होगा, इसलिए कि अवधेश प्रसाद का इस्तीफा तो ना हो कम से कम। क्योंकि आजकल तो पता लगा सब उनके पीछे लग जाएंगे कि इस्तीफा दो चाचा। और मिल्कीपुर इसलिए भी मैंने बार बार जो कहा कि क्या ये अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ है, इसलिए मैंने कहा कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के परिणाम को भी राष्ट्रीय फलक पर रखा गया, अन्यथा थी एक सीट। जैसे सहारनपुर, बिजनौर, वैसे ही फैजाबाद, लेकिन उसका संदेश अलग बताया गया। वैसे ही मिल्कीपुर का भी संदेश अलग है। ये बात अखिलेश जी ने भी स्वीकारी और योगी जी ने भी स्वीकारी अपनी सभाओं में। इसलिए मैं कहता हूं ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े 2 चेहरों के बीच का मुकाबला भी है, जिस पर फैसला 8 फरवरी को आएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।